अमेरिका की कंपनीज को भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की ह्यूज मार्केट साइज दिखाई देता है और भारत को अमेरिका में सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट, रेमिटेंसेस, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सबसे बड़ा सोर्स दिखाई देता है। दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। बस यही कारण है कि कई सारे चैलेंजेस के बाद भी भारत और अमेरिका एक साथ टेबल के ऊपर बैठने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। अमेरिका ने अगेन भारत के साथ चीजों को सॉल्व करने के लिए अपनी टीम भारत भेजने का फैसला किया है। उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के साथ कौन सा रिपीट एक्शन हो गया है। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जिस तरह से अमेरिकन एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट को समन किया था, सेम वैसा कुछ आज भारत के साथ क्यों हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने एयरपोर्ट के ऊपर कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भारत को समन करने का फैसला किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और ब्रिटेन और रशिया के झगड़े के बीच भारत कहां से आ गया है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, ये न्यूज आपको और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किया है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर टॉक्स चल रही हैं, जो कि फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं। न्यूज आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का डेलीगेशन एक बार फिर से भारत आ रहा है, जिसको अब की बार खुद ही ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के हेड जेमिसन ग्रीर लीड करने वाले हैं। ये टॉक्स दिल्ली में 23 से 24 जून को होंगी, जिनमें जेमिसन ग्रीर खुद हिस्सा लेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम इसी महीने जून के स्टार्टिंग में भी 2 जून से 4 जून तक भारत में आकर यहाँ पर नेगोशिएशंस में हिस्सा ले चुकी हैं। और ये एक महीने के अंदर दूसरी बार है जब सामने से यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम खुद ही भारत आकर नेगोशिएशंस में हिस्सा ले रही है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जब से यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट में जेमिसन ग्रीर को हेड बनाया गया है, ये पहली बार है जब ये भारत आ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने भारत में डेलीगेशन लीड नहीं किया था और ये अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर माने जाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार की टॉक्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और पॉसिबिलिटी है कि एक इंटरिम ट्रेड डील दोनों देशों के बीच इस बार क्लोज हो जाए। भारत की तरफ से हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर जेमिसन ग्रीर के साथ मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और अगर इस बार भारत और अमेरिका को ब्रेक थ्रू मिलता है तो दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक बड़ा मनमुटाव साइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में। कुछ दिन पहले भारत की सरकार ने यूएस नेवी के हमले में 3 इंडियंस की जान जाने के बाद भारत में अमेरिका की एम्बेसी में चार्ज द अफेयर्स जेसन मीक्स को सम्मन करके विदेश मंत्रालय बुलाया था और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि सेम चीज बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ की है और बांग्लादेश में जो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उनको सम्मन कर अपने विदेश मंत्रालय बुलाया है और भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है। अब ये समझना जरूरी है कि मामला क्या है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने जो समन किया है वो भारत के समन से काफी अलग है। दरअसल हुआ ये कि भारत में 15 से 16 जून को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग रखी गई थी, जो दिल्ली में हो रही है। ऐसे में भारत की सरकार ने इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बांग्लादेश को भी इनविटेशन भेजा था और बांग्लादेश की तरफ से इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया जाहिदुर रहमान को। ये इस समय बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट में काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि न्यू प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने इनको अपना पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी एडवाइजर बनाया हुआ है। कौन से देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, ये सब डिसाइड और एडवाइस यही जाहिदुर रहमान ही करते हैं। अब हुआ ये कि ये भारत में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग करने के लिए बांग्लादेश से भारत आए थे और ये लैंड होते हैं न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर ही इनके साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से बांग्लादेश भारत से और भी नाराज हो गया है। नाराज भी इतना कि डिप्टी हाई कमिश्नर को इन्होंने समन कर लिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर बांग्लादेश से आए बाकी सभी डेलीगेट्स को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत क्लियरेंस दे दी थी, लेकिन ये जो जाहिदुर रहमान है, इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इनको एयरपोर्ट के ऊपर 2.5 से 3 घंटे तक वेट करवाया। इनसे कई सारे सवाल पूछे गए, क्वेश्चनिंग की गई और घंटों तक इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। बांग्लादेश के भारत में हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह भी जाहिदुर रहमान को फैसिलिटेट करने एयरपोर्ट के ऊपर आए थे और उन्होंने भारत के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पहले से विजिट के बारे में बता दिया था, लेकिन इंडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जाहिदुर रहमान को एयरपोर्ट के ऊपर क्लियरेंस के लिए वेट करवाया और जब वेट करते करते टाइम 2.5 घंटे से ऊपर हो गया, ये नाराज हो गए और उसके बाद बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जाहिदुर रहमान ने फैसला किया कि वो अब अपनी भारत की यात्रा को कंटिन्यू नहीं करेंगे और एयरपोर्ट के ऊपर से ही जाहिदुर रहमान ने वापस बांग्लादेश जाने की टिकट कटवाई और वाया कोलंबो ये अपने देश ढाका चले गए। अब इस चीज को बांग्लादेश की सरकार ने मुद्दा बना लिया है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारत के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जायदुर रहमान को क्यों रोका। इनको भारत के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्मूथ एंट्री क्यों नहीं दी गई, जबकि बाकी सभी डेलीगेट्स को तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने आसानी से छोड़ दिया था। सबसे पहला कारण बताया जा रहा है जायदुर रहमान को 2.5 से 3 घंटे वेट करवाने का, वह नॉर्मल पासपोर्ट के ऊपर भारत आना। इसलिए उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट किया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को तुरंत वेरिफिकेशन करवाकर जल्दी क्लियरेंस मिल जाती है। अगर जायदुर रहमान के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता तो इतना बड़ा डिस्प्यूट खड़ा नहीं होता। क्योंकि ये भारत में मीटिंग को अटेंड करने आए थे, बांग्लादेश की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनके पास कायदे से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए था। अब इसके बाद दूसरा कारण है, जायदुर रहमान का नाम जब भारत के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सिस्टम्स के ऊपर आया तो ये पहले से उसमें फ्लैग थे। इनके नाम के ऊपर रेड अलर्ट जारी था। उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। ये न सिर्फ बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये कई सालों से भारत की भी आलोचना करते आए हैं। इससे पहले ये पॉलिटिकल एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट और व्लॉगर थे। उस समय इन्होंने बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन, बॉयकॉट इंडिया कैंपेन को भी सपोर्ट किया था। भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का विरोध किया था और ये कई बार भारत की बीएसएफ की भी आलोचना कर चुके हैं। अब इनको भारत विरोधी माना जाता है। हो सकता है इसलिए इनका नाम भारत के सिस्टम में पहले से फ्लैग्ड हो। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हायर अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर परमिशन मांगी थी कि रेड फ्लैग व्यक्ति को देश में एंटर करने के लिए क्लियरेंस देनी है या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि भारत ने इनको एंट्री देने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज को हायर ऑफिशियल से ग्रीन सिग्नल मिला तो 2.5 घंटे के बाद जायदुर रहमान को भारत में एंट्री की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन उन्होंने बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ले ली, इसको अपनी बेइज्जती समझा और इंडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अपना पासपोर्ट वापस मांगा और वहीं से कोलंबो होते हुए ढाका वापस लौट गए। ढाका वापस जाने के बाद सेम जिस तरह से भारत ने अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट को समन कर विदेश मंत्रालय बुलाया था, वैसे ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन कर अपना विरोध और नाराजगी प्रकट की है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से लेकर कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स और बांग्लादेश के कई सारे लोगों ने इस डिप्लोमेटिक रो के ऊपर भारत की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया है और इसे भारत की तरफ से कोल्ड बिहेवियर बताया है। इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अपने सिस्टम वापस से अपग्रेड करने होंगे, क्योंकि कई सारे भारत विरोधी लोग जो पहले भारत की आलोचना करते थे, भारत के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, ये सब अब बांग्लादेश की सरकार के अंदर शामिल हो गए हैं और अब सरकारी ऑफिशियल्स की हैसियत से ये भारत आते रहेंगे। इसलिए ऐसी कंट्रोवर्सी दोबारा न हो, इसके लिए भारत को अपने सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ट्रीटमेंट दिया है ये ठीक था या फिर नहीं? नीचे कमेंट कर इसके ऊपर अपनी राय बताएं। अब ये तो चलो बांग्लादेश के साथ हम चीजों को हैंडल कर लेंगे, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ ब्रिटेन के पास एक रशियन ऑयल टैंकर शिप पकड़ा गया है। उसके कारण भी भारत की सरकार के लिए काफी ज्यादा काम बढ़ गया है। एनडीटीवी ने इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है जो आप देख सकते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन ने रशिया की शैडो फ्लीट का एक ऑयल टैंकर शिप अपनी हिरासत में ले लिया है। मसला रशिया और ब्रिटेन के बीच का है, लेकिन इसमें भारत भी फंस गया है। यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, जिनसे बचने के लिए रशिया ने पुराने ऑयल टैंकर शिप्स की एक फ्लीट खड़ी की थी जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवाती है और उनके फ्लैग के अंडर रजिस्टर कर रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है। इनको शैडो फ्लीट भी कहा जाता है। न्यूज आ रही है कि रशियन शैडो फ्लीट का एक ऑयल टैंकर शिप इंग्लिश चैनल से क्रॉस हो रहा था, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का समुद्री क्षेत्र है, और यहीं से क्रॉस होते हुए रॉयल मरीन कमांडोज और एनसीएनएस शैडो फ्लीट के ऑयल टैंकर शिप को अपनी हिरासत में ले लिया है। इसको एस्कॉर्ट कर यूके की साउथ कोस्ट के पास एंकर करके रखा गया है। भारत के साथ क्या कनेक्शन है तो बात करें तो एमवी सेमेरितोस नाम के इस ऑयल टैंकर शिप का कैप्टन इंडियन नेशनल है, जिसका नाम अजय पंत बताया जा रहा है। इसकी उम्र 38 साल की है। अब क्योंकि ये कैप्टन है और शिप की जिम्मेदारी इसके ऊपर बनती है, इसलिए इसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस की वायलेशन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड रशियन ऑयल या ऑयल प्रोडक्ट को शिप के जरिए किसी थर्ड कंट्री में सप्लाई करने की कोशिश करने के आरोप हैं, जिसमें 10 साल तक की जेल और हैवी फाइन का प्रावधान है। शिप के ऊपर टोटल 24 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें इंडियन और जॉर्जिया के सिटीजन्स बताए जा रहे हैं। यानी भारत और जॉर्जिया ये 2 देशों के क्रू मेंबर्स थे। ये सभी क्रू मेंबर्स फिलहाल शिप के ऊपर ही हैं और इन्वेस्टिगेशंस में ब्रिटिश एजेंसीज की मदद कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशंस में ब्रिटिश एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जबकि कैप्टन अजय पंत को ब्रिटिश कोर्ट में पेश करने के लिए शिप से ले जाया गया है। जिस समय ये ऑयल टैंकर शिप को हिरासत में लिया गया था तब ये इंटरनेशनल वाटर्स में था,
लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि उन्होंने यूरोप के साथ एक ट्रीटी साइन की है, इसलिए अगर इस रीजन यानी इंग्लिश चैनल से कोई भी सैंक्शन वेसल क्रॉस होने की कोशिश करता है या फिर उनको शक होता है कि कोई शिप सैंक्शंस तोड़ रहा है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यानी ये चाहे तो इंटरनेशनल वाटर्स में से किसी भी शिप के ऊपर कार्रवाई कर उसको हिरासत में ले लें, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। अब सवाल आता है कि भारत की सरकार इसमें क्या कर सकती है। अभी तक तो खैर भारत की सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेशक मीडिया में अभी तक कुछ नहीं आया हो, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पहले से कुछ प्रोटोकॉल्स तय किए होते हैं। और ये जो पूरी सिचुएशन अराइज हुई है, इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है वो तुरंत यूके सरकार से कैप्टन अजय पंत के लिए कॉन्सुलर एक्सेस मांगेगा। यानी इंडियन डिप्लोमेट्स जेल या फिर कस्टडी में जाकर अजय पंत के साथ मुलाकात करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी कि वकील और लॉयर्स की टीम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही शिप के ऊपर जो बाकी के इंडियन क्रू मेंबर्स हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द उनको वापस भारत लाने के लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर फिलहाल कोई भी चार्जेस नहीं है और वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भारत पहले भी ये स्टैंड लेते आया है कि शिपिंग कंपनीज और समुद्री जहाज के ऊपर काम करने वाले सेलर्स और क्रू मेंबर्स सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं, उनका किसी भी कंट्री की जियोपॉलिटिक्स या सैंक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। और इस केस में भी कैप्टन अजय पंत सिर्फ एक एम्प्लॉई हैं जो शिप के ओनर्स यानी मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। प्रतिबंध को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी शिप चलाने वाली कंपनी या उनके मालिकों के ऊपर होनी चाहिए, ना कि किसी आम काम करने वाले कैप्टन के ऊपर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार इस मामले को बहुत ही ज्यादा पब्लिक या मीडिया हाइप तो नहीं देगी, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया होगा।